और 14 भी तो बोला, किसने बोला? 14 और 16, एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 14। यार ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोला है? एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाइस देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑफ डाइस इज इवन। पहले डाइस को थ्रो किया भाई आपने। अब डाइस को थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 6। अब उसने बोला यदि डाइस के नंबर क्या आ रहे हैं? इवन। इफ द नंबर ऑफ डाइस इज इवन देन टॉसिंग ए कॉइन वंस। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। यदि इवन नंबर आ रहा है तो आप कॉइन को टॉस कर दो। तो कॉइन को टॉस किया तो हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। और यदि आपका नहीं है, चलो फिर यदि आपका ओड नंबर आ रहा है देन कॉइन इज टॉस ट्वाइस। यदि आपका ओड नंबर आ रहा है तो बेटा कॉइन को 2 बार टॉस करना, मतलब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। 1HH, 1HT, 1TH, 1TT, फिर 2H, 2T, 3HH, 3HT, 3TH, 3TT, 4H, 4T, 5HH, 5HT, 5TH, 5TT, 6H, 6T। ये आ गया। ये हमारे सैंपल स्पेस। तो ये था भाई जिसने पूछा 14। एक इसने पूछा है 16। इसके अलावा कोई डाउट? 14 और 16 के अलावा? भाई आपके कोर्स में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है, बाकी सब हट गई है। 16, a die thrown repeatedly until a 6 comes up। बेटा ये होगा सैंपल स्पेस। भाई जब तक 6 नहीं आएगा तब तक आप फेंकते रहोगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 1। 6 आ गया तो फेंकोगे, फिर वापस फेंकोगे। 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 1। 6 आते ही आपको दोबारा फेंकना, चलता जाएगा। आया समझ में? दोबारा फेंकना। उसने बोला जब तक फेंकते रहो जब तक कि 6 नहीं आ जाती। 6 आ गया, फिर दोबारा फेंकना। अच्छा ये ऐसे बोल रहा है। नहीं रुको एक मिनट। डाइस थ्रोन रिपीटली अंटिल 6 कम। अच्छा अंटिल 6 कम, सॉरी अंटिल 6 कम अप मतलब 6 आते ही रुक जाना, वो ऐसे बोल रहा है। तो फिर ऐसा होगा 6 आ गया, रुक गया। 6 1 4
5 6 6 6, फिर ये 6 आएगा क्या? अरे रुको ना, इसलिए एक उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है ठीक है, ऐसा है। फिर 1 1 6 1 2 6 और इससे चलते हैं, ये आएगा 6 आएगा, रुक जाओगे ये वो ये बोल रहा है 6 कम आ तो गया। अलग से क्यों आएगा, वो बोल रहा है तब तक देखना है जब तक कि 6 नहीं आ जाता। तो मतलब पहले 6 आ गया, रुक जाओगे, फिर 1 चला, बस जब तक ही चलना है ना। उसने बोला डाई थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम्स। एक आ गया वो नहीं लेना, जब 6 आएगा वही लेना। पहला 6 आ गया, फिर दूसरा 1 फेंका कि दोबारा फेंकोगे। भाई पहला केस है कि 6 आ गया, दूसरा केस है आपने 1 आया, तो 1 आ गया तो आप दोबारा फेंकोगे। 1 आ गया तो आप दोबारा फेंकोगे, दोबारा फेंकने में हो सकता है 6 आ जाए, तो 1 6। 2 गए, 2 आया सपोज पहली बार में, फिर दोबारा फेंका आपने 2 6। सपोज 3 के साथ 6 आ रहा है, 4 के साथ 6 आ रहा है, 5 के साथ 6 आ रहा है, 6 के साथ 6 आ रहा है। अब तुम बोलो पहली बार में 1 आएगा क्या? आ तो रहा है पूरा ना, सेकंड केस में 1 आ तो रहा है पहली बार में। फिर आपका सपोज पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में भी 1 आ गया, तो 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 6 1 6 6 नहीं आएगा, फिर 2 1 6 2 2 6, इससे चलते हैं। तो इसलिए इनफाइनाइट है, ये बोलो। चलिए, और कोई डाउट? एक्सरसाइज 16.1 में से और कोई डाउट बोलिए। चलिए भैया, आपकी एक्सरसाइज 16.2, देखो सैंपल पेपर में देखा होगा, बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम दे रखा है उसमें, प्रॉब्लम और कुछ है ही नहीं। 16.2, अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर इसका बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड बाय वन, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वन। जब 3 कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस ये है, हेडेड हेड, हेडेड टेल, STH, THH, STT, TST और TTH और लास्ट में TTT। ये आपके 8 सैंपल स्पेस बन गए। भाई पहली बार फेंका 2 सैंपल स्पेस, दूसरी बार फेंका 2 और तीसरी बार फेंका 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 सैंपल। तो ये आपके 8 सैंपल स्पेस बन गए। अब क्या बोल रहा है ये, लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड टू 3 हेड, तो HHH। B denote the event 2 head and 1 tail, 2 head and 1 tail। तो ये आ गया आपका SHT, STH, TH। T denote the event 3 tail, तो TTT। और D denote the event head
ऑन द फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन। तो देखो एच 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 टी एस टी एच और भाई एच एच एच, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे आप, एस टी टी एच और एस टी टी। बस उसने बोला पहले पर आपका हेड आना चाहिए, दूसरे तीसरे पे क्या आ रहा है उसको इससे मतलब नहीं, पहले पर हेड आना चाहिए, दूसरे तीसरे पे क्या आ रहा है उसको इससे मतलब नहीं है। ये आ गया भाई बी, तो ये ABCD आ गया हमारे पास। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें सिंपल इवेंट कौन सा है, तो सिंपल इवेंट कौन कौन सा है भाई बोलो, ए और सी, ए एंड सी आर द सिंपल इवेंट, क्योंकि एक एक आ रहा है इसलिए ए एंड सी आर द सिंपल इवेंट, कि दोनों में एक एक आ रहा है इसलिए ए एंड सी आर द सिंपल इवेंट। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए एंड सी आर द सिंपल इवेंट, फर्स्ट सिंपल इवेंट ए एंड सी। दूसरा पूछा कंपाउंड इवेंट कौन कौन से हैं, बी एंड डी। भाई एक से ज्यादा जिसमें भी आ रहा है वो कंपाउंड इवेंट, तो बी एंड डी। ये थर्ड पूछ रहा है आपसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ए एंड बी। फिर ए एंड सी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो ए एंड सी। ए एंड डी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है, तो वो नहीं है। चलो ए तो कंप्लीट हो गया, बी एंड सी बोलो, तो बी एंड सी। बी एंड डी कैसे नहीं है, बी एंड डी, और सी एंड डी में कोई कॉमन है, ये आपके चार इवेंट क्या है, चार पेयर ऑफ इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दीज आर द फोर पेयर ऑफ इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये आपको काम करना था भी इस वाले क्वेश्चन में, और ये हमारी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई है। बस इतना सा पार्ट था प्रोबेबिलिटी, और कुछ हिस्सा बढ़िया बाकी। तो वो आपसे सिंपल इवेंट पूछ सकता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पूछ सकता है, कंपाउंड इवेंट पूछ सकता है, या सैंपल इवेंट स्पेस पूछ सकता है। तुम्हारा वो पेपर निकालो, क्वेश्चन करवा दूँ। हाँ तो वो उसमें होगा ना, ये रहेगा। अब जैसे मैंने जो तुम्हें सैंपल पेपर भेजा था उसका क्वेश्चन देखो, देखो इसका प्रोबेबिलिटी का क्या था, ये रहा। एक और होगा, यही है क्या, अच्छा दो ही है, एक मिनट। Three coins are tossed once. Find the probability of getting three tails. तो probability of getting three tails, probability क्या होती है भाई, total number of possible outcomes, favorable outcomes upon total number of possible outcomes। भाई सिंपल probability तो पूछेगा वो, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल केस कितने आएंगे, एक, वो रहे ऊपर। और बोल रहा तीन टेल, तीन टेल कितनी बार आ रहा है, वन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8। तो ये आपका था 1 मार्क्स में, इस तरह की प्रॉब्लम। फिर ये रहा वापस से तीन अनबाइस्ड कॉइन, फिर वापस से वही इसी टाइप की प्रॉब्लम। 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, एटलीस्ट वन एज, कम से कम एक एड आना, 7/8। अरे भाई कम से कम एक एड आना मतलब ये वाला नहीं आएगा बस, तो पी एटलीस्ट वन एड, 7/8। फिर तीसरा क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द इवेंट एसोसिएटेड विद एन ऑफ टू कॉइन। टू कॉइन को भाई ये हेड एज
हेड टेल टेल टेल। अब इनके एलिमेंट्री इवेंट्स बनाना है। एलिमेंट्री इवेंट मतलब 2 हेड, पहला इवेंट 2 टेल या नो हेड, ये एलिमेंट्री इवेंट हो गए इसके 3। मतलब अलग अलग बनाना है। जैसे आपने बोला 1 हेड, नो हेड, 1 टेल, मतलब ये इस तरह के एलिमेंट्री इवेंट है। हेड का लेके चलोगे तो 1 हेड, 2 हेड एंड नो हेड, ये 3 बना लो, तो ये एलिमेंट्री इवेंट हो। क्लियर? बस ये 3 ही बचे हैं, इसमें और कुछ सही नहीं। वो मैं करवाऊंगा ना, लाइन वाला ना, पता नहीं, मैं करवाऊंगा उस बात। चलिए भाई स्ट्रेट लाइन पे आ जाओ। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अभी तक मैंने क्या बोला, 28 तक आपकी रिवीजन क्लास चलेगी अब, बट 28 लास्ट है, उसके बाद कोई क्लास नहीं है। जिसको पढ़ना है इंडिविजुअल आके पढ़ेगा। मतलब क्लासेस 28 लास्ट है 11th की, और हमारी क्लास चालू होगी 22 को। 12 क्लास चालू कर रहे हैं क्योंकि जब तक सबके एग्जाम हो जाएंगे 23 तक, तो 22 मंडे मार्च, इस दिन आपका नया बैच चालू होगा 12 का, ताकि जब तक सब फ्री हो जाएंगे। बुक कल की नहीं नहीं नहीं, 12 में तो सब में जो लिखाऊंगा बस वही करना है। 12 का बिल्कुल अलग कंसेप्ट होता है। 22 मंडे मार्च ये अपना कोर्स चालू हो गया। फिर भी जिसको भी 28 के बाद पढ़ना है, या किसी को कोई भी एग्जाम है, कुछ भी है, वो मुझे बता देगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल मना कर दिया था नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने बोला कि भाई क्योंकि अधिकतर के एग्जाम 1 तारीख से चालू हो रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उसके बाद कोई क्लासेज में आएगा, लेकिन जो भी पढ़ेगा, जिनके एग्जाम नहीं हुए उनकी बात। चलिए लिखो स्ट्रेट लाइन। देखो मैं क्या क्या चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। स्ट्रेट लाइन, पहला स्ट्रेट लाइन रिवाइज करवाऊंगा अभी, फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव रिवाइज कराऊंगा, और फिर तीसरा मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज करूंगा। कि और कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा लिस्ट में डाल देता हूँ मैं, तेरे को मैं वो भेज देता हूँ ना पढ़ने में, इसलिए तो बोल रहा हूँ। इसके लेक्चर भेज देता हूँ जो पहले देता हूँ, तो वो पढ़ो, ठीक है? कर दिया। और पूछो। चलिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वापस से रिवीजन, शादी कौन सी बार करवाऊंगी? हाँ 30 तक चौथी या 5वीं बार होगी। स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन की बात करेंगे। जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0. This is the standard equation of straight line. ax plus by plus c equal to 0. Standard equation of straight line. पहला कंसेप्ट स्लोप ऑफ लाइन। कंगना थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ना पड़ेगा बेटा तेरे को। यस सर। हाँ थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। Because trigonometrical tangent of the angle, trigonometrical tangent of the angle, the angle that a line makes with the positive direction of coordinate axis is called slope of line. Slope of line. Slope is denoted by m.
स्लोप को हम किससे डिनोट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ ए लाइन दैट ए लाइन में विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मत लिखो बेटा, एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन, सपोज ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो हमारा जो स्लोप है ये हो जाएगा आपका tan थीटा। ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा, तो tan थीटा। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ ए लाइन दैट ए लाइन में विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। कल क्या मेरा कंप्यूटर में से कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर मेरे को हाथ से लिखना पड़ा, ठीक है ना? तो काम तो चल ही जाएगा। पेज निकाल लो, उसमें से पिन पेज निकालो और उसमें कर लो। तो कंप्यूटर में कोई धुआं निकलने लग गया, अंदर कोई वायर जल गया होगा। हाँ जा, कोई बात नहीं, इसको तो आ जाते। कितने बजे छूट जाता वहाँ से? फिक्स 4 बजे छूटता है। किसकी रहती है? तब तो वो 4 बजे। स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, तो लिख लेना, फिर इसको दे देना। तो यहाँ तो आप है ना, आने के बाद पहले ये वाला लेक्चर कंप्लीट करना है। अब देखो स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, स्लोप होता है वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बेटा 1 मार्क में डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, ठीक है ना? 1 मार्क में डायरेक्ट आंसर लिखना है। m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो लिखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 120 degree. Find the slope of the line which makes an angle of 120 degree with positive direction of coordinate axis. With positive direction of coordinate axis. (120 degree with the positive direction of coordinate axis. तो बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस यार, बार बार क्या हो रहा है मुझे? एक्स एक्सिस। तो m इक्वल टू tan 120 डिग्री, स्लोप आ गया आपका tan 120 डिग्री। इसको मैं लिखूंगा 180 माइनस 60। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, और tan 60 की वैल्यू। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ये आपका स्लोप ऑफ द लाइन आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन इज मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ। अब यदि ये वाई एक्सिस के साथ बोले, जैसे आपसे बोला फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। Find the slope of the line। 1 to 4 में सिर्फ आंसर लिखना है। Find the slope of line which makes an angle of 60 degree with positive direction of y axis। अब इसको समझने की जरूरत है।
पॉजिटिव का मतलब है वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, पॉजिटिव का मतलब ये होता है। तो देखना इधर, ये वाई एक्सिस, इससे एंटी क्लॉकवाइज मतलब आगे जाएंगे। तो ये आपका कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। और ये कितना डिग्री है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना टोटल, ये 150 डिग्री बन गया एक्स एक्सिस भाई। 90 प्लस 60 150। तो हमेशा जो स्लोप होता है वो किसके साथ होता है, एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो 90 प्लस 60 मतलब ये टोटल हो गया 150 डिग्री। अरे बेटा ये कितना है, ये देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच दो, ये कितना है, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया 150। तो ये भी तो 150 है। आगे कौन, तो स्लोप हो गया भाई एन इक्वल टू 10 150 डिग्री। तो 10 180 माइनस 30 माइनस 10 30, तो माइनस 1/2। दिस इज द स्लोप। So the slope of the line is minus 1/8. तो स्लोप आ गया -1/√। तो ये तो हो गया भाई स्लोप डायरेक्ट, जब आपको एंगल गिवन होगा तब स्लोप कैसे निकालना। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट। स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट। x1 y1 एंड x2 y2। अब मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा बेटा, रिवीजन चल रहा है, प्रूफ नहीं करवाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, आपको पहले करवा चुके हैं प्रूफ। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप, भाई प्रूफ तो आएगा नहीं। तो y2 माइनस y1 अपॉन, तो स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2। कोई भी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो लिखो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -5 and 4, 7। तो स्लोप हो गया y2 माइनस y1, तो 7 + 5 अपॉन 4 - 3, 12 आ गया। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 12। अब ये स्लोप कहाँ काम आएगा, आपका कोलिनियर पॉइंट प्रूव करने के लिए काम में आएगा, या पॉइंट कोलिनियर गिवन है तो आपको अननोन वैल्यू निकालने के लिए काम में। ए पॉइंट 3, 4, 7, 5 and x, -2 are collinear. Find x। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। यदि आपके ये पॉइंट कोलिनियर है तो वी हैव टू
हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे थे अपन? अब देखो मैं क्या बोलूंगा, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। यदि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो देखो पहले इसको, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन, जैसे ये पॉइंट ए है तब वो ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट, तो बेटा तीनों का स्लोप इक्वल होगा, चाहे आप, तो मैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी। यदि कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी। पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, और कोलिनियर, therefore स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी। अब ए बी का स्लोप 5 माइनस 10 -2 -5 अपॉन एक्स माइनस 10, तो 1/4, तो एक्स माइनस 7 इक्वल टू -20, -20, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, लिख लीजिए। So the value of x is -21. इस तरह से हम x का वैल्यू, तो जब भी कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो आप दोनों का स्लोप इक्वल कर लीजिए। अब ये अभी इसमें आपके एनसीईआरटी में बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें आपको डायरेक्ट बोल रहा है। जैसे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें 2 प्रॉब्लम है। 10.1 अब जैसे ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 तीनों इसी मेथड से होंगे। तो मैं एक प्रॉब्लम बता दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ, 10.1 और 8 भी इसी तरह से होगा। 8, 12, 13, 14 चार क्वेश्चन। 12 बोल रहा है लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड h, k, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो गया भाई, बोलो? और गिवन है आपको स्लोप ऑफ ए बी एम, ये आपको गिवन है, तो ये आ गया k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1, यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 12, यही हमें प्रूव करना था। इसी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में भी ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर मतलब कोलिनियर है, तो आप स्लोप इक्वल करोगे तो आपका 13 आ जाएगा। तो आपको 8, 12, 13 तो करना ही है। 14 भी बिल्कुल ऐसे ही, एक ही लाइन है, लाइन पर आपका पॉपुलेशन गिवन है। अब जैसे मैं 14 बता देता हूँ, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आपको एक ग्राफ गिवन है, ये पॉपुलेशन का ग्राफ है। उसने बोला 1985 में 92 करोड़ आपकी मतलब किसी कंट्री की पॉपुलेशन थी। 1995 में 97 करोड़ पॉपुलेशन थी। तो वो आपसे पूछा कि 2010 में कितनी होगी। मैं मान लेता हूँ 2010 में कितनी करोड़ होगी, x करोड़ होगी। 2010 में x करोड़ होगी। ये 2010 की पॉपुलेशन लिख दी मैंने। इनको पॉइंट ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, तो ये क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर।
therefore slope of AB equal to slope of BC. now AB का स्लोप क्या हुआ y2 minus y1 1905 minus 1985 equal to x minus 97 upon 2010 minus 95. तो ये आ गया 5/10 और ये कितना हो गया 15. तो x minus 97 इक्वल टू 5 into 15/10 तो कितना हो गया 7.5. तो x हो गया 97 plus 7.5 करोड़. इसका मतलब 2010 में कितनी करोड़ होगी 104.5 करोड़. $104.5 करोड़ ये 2010 में पॉपुलेशन होगी. लिख लीजिए. अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का उसका देखो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है उसको ध्यान से देखेंगे. तो ये हो गया 14 12 13 आपको करना है 8 आपको करना है दोनों सेम टाइप की प्रॉब्लम. एडिशन और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट. और रे ऑफ लाइट देखना इधर. और रे ऑफ लाइट एक रे ऑफ लाइट एक्स एक्सिस को इंसिडेंट रे है भाई. ये भी इंसिडेंट एक्स एक्सिस पर इंसिडेंट होती है. कहाँ से पास हो रही है वो पॉइंट 1,2 से. तब ये पी पॉइंट है 1,2. यहाँ पर ए पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे इंसिडेंट हो रही तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है वापस क्यू पॉइंट से पास हो रही है. सब 5,3 ऐसा गिवन है. तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए निकालना. ए के कोऑर्डिनेट निकालने ये गिवन है आपको. अब देखो क्या होता है मैंने आपको बताया है कि जो इंसिडेंट रे ये वाला एंगल जो होगा वही ये होगा. तो यदि ये थीटा है तो ये पूरा 180 माइनस थीटा हो गया. हुआ कि नहीं हुआ. अब मैं स्लोप ऑफ एक काम करता है पहले पीए निकालू. स्लोप ऑफ पीए दिस इज इक्वल टू 10 180 माइनस थीटा एंगल बन रहा है. अच्छा स्लोप ऑफ पीए 2 पॉइंट से पास हो रहा है पी और ए तो उससे भी स्लोप निकल जाएगा. तो क्या हो गया 2 माइनस 0 और 10 180 माइनस थीटा कितना होता है. तो यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू निकालो. 10 थीटा की वैल्यू क्या हो गई -2/1 ये आपका स्लोप ऑफ पीए से आपका 10 थीटा निकल गया -2/1 - x. दिस इज स्लोप ऑफ पीए. अब मैं स्लोप ऑफ क्यू जो कि एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा तो स्लोप ऑफ क्यू एंगल बना रहा है 10 थीटा और ये फिर वापस से 2 पॉइंट है 3 माइनस 0/5 तो 10 थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/5 बेटा फर्स्ट और सेकंड में दोनों 10 थीटा के इक्वल है तो हम फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो. एक्स का वैल्यू therefore coordinates of point A of point A 13/5 comma this is the coordinate of P. ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आ गए 13/5 comma. क्लियर है.
तो ये एक सारे कंसेप्ट मतलब कोलिनियर वाले कंसेप्ट सारे हो गए, 2 पॉइंट से पास वाले कंसेप्ट सारे हो गए, ये कंसेप्ट हुआ। अब मैं एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करूँ, कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ कि कोई भी लाइन है स्टैंडर्ड फॉर्म उसका स्लोप अभी से बता देते हैं, फिर बाद में बता दूंगा आया कैसे। स्लोप ऑफ लाइन ax plus by plus c equal to 0 a minus a upon b माइनस a अपॉन b। लेकिन a और b किधर, x और y किधर होने चाहिए, a की तरफ होने चाहिए। तो उसका स्लोप होता है माइनस a अपॉन b, मतलब माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन ax plus by plus c equal to 0। जैसे एग्जांपल, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन 3y minus 5x plus 9 equal to 0। तो बेटा पहले ये चीज ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना, x को पहले लिखना इस तरह से। अब स्लोप बोलो, इसका माइनस को मल्टीप्लाई करो 5 अपॉन y का 5 बाई माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ये हमारा स्लोप ऑफ द लाइन है। एक ही तरफ होना चाहिए x और y, पहली बात, और फिर आपको उसका स्लोप निकालना है। चलिए अब हम एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, कोई भी दो लाइन है, लेट द स्लोप ऑफ टू लाइंस बी m1 एंड m2। m1 and m2 an angle between them is theta, angle between them is theta। so therefore tan theta plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, this is the angle between two lines। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, tan theta equal to plus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। This is the angle between two lines। Now, first case, if two lines are parallel, if two lines are parallel, यदि कोई भी दो लाइंस पैरेलल है तो m1 और m2 आपस में स्लोप दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 इक्वल टू m2 एंड केस सेकंड, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, if two lines are perpendicular, so m1 m2 equal to -1। यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल है। माइनस है वो, इसे तो दो बार लिख कर रखना।
चलिए अब इस पर किस किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देख लेते हैं। भैया आज क्या तारीख है? 9 तारीख है ना। अब तेरे आंचल 22 से तेरे एग्जाम है, अभी तो 13 दिन है अपने पास। तो 13 दिन में ये जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बार और रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और अपनी 28 तक क्लास है तो 28 तक तो सारा ही हो जाएगा लगभग, तो उसको भी तो करवाना है, तो लगभग सब हो जाएगा। क्या बता रही थी आजकल मैथ्स का कब है बेटा? कहाँ गई? गए के लिए क्लास में? सेकेंड मार्च को है। हाँ 2 मार्च, यही मुझे पता था, 2 मार्च को। चलिए भाई नेक्स्ट लिखो। इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, हाँ 5, 3 and 7, -5 is parallel to the line, parallel to line joining the point 3, y and 7, 5, 7, 6, 8. Find y. तो मुझे y की वैल्यू निकालनी, इसका वो क्वेश्चन निकालना अभी करवाऊंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ भाई, स्लोप ऑफ द लाइन जोइनिंग, दोनों का स्लोप निकाल लेता हूँ, दोनों को स्प्लिट कर देता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन joining point 5, 3 and b 7, -1 is m equal to -5 -3 upon 7 -5 -4, ये m1 आ गया, m1 की वैल्यू आ गई -2। नाउ स्लोप ऑफ लाइन joining point P 3, y and b 6, 8, m2 equal to 8 - y upon 6 -3, 8 - y upon 6, ये दोनों लाइन का स्लोप आ गया। अब लाइन्स आर पैरेलल, so m1 equal to m2, lines are parallel, therefore m1 equal to m2। तो y equal to 8 + 12 कितना आ रहा है बेटा? 20 है, तो y का वैल्यू 20 है, तो y equal to 20। तो दिस इज द पॉइंट, y की वैल्यू ये आपका 20 आ गया, जबकि लाइन क्या है? पैरेलल है। अब इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है बता देता हूँ। एक्सरसाइज 10.1 में प्रैक्टिस करनी है। तो 10.1 में पहले तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 8, 13 1 ही थी। 10.1 8, 13 6
हाँ होमवर्क दे रहा था ना, अरे जरूरी बात। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? माइनस है, माइनस। तो मैं क्या बोल रहा था भाई, सॉरी कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आ गया वो, कल पूरा बंद हो गया वो। अरे कुछ कनेक्टर जल गया वो। क्वेश्चन नंबर मैंने क्या बोला, 6 8 10 भी है, 10 13 और एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 4 5 3 4 5 ये कर लेना। लो रुक जाना बेटा, मैं एक क्वेश्चन करवाना हो, तुम देख लो यदि करना चाहो। अभी जो मैंने तुम्हें पेपर भेजा था उसका क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फाइंड ऑल द पॉइंट, देखना भाई, फाइंड ऑल द पॉइंट on x plus y equal to 4 that lie at a unit distance from the line 4x plus 3y minus 10 equal to 0. Find all the points that lie at a unit distance from the point. भाई जैसे ये है लाइन, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट, तो मैं मान लेता हूँ इस लाइन पर कौन सा पॉइंट है, x1 y1, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट की, यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 यूनिट। इस पॉइंट से x1 y1 से इस लाइन की, ये लाइन है 4x plus 3y minus 10 equal to 0 की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट। ये बोल रहा है लाइन पर मैंने x plus y equal to 4 पर कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट। तो मैं बोल रहा हूँ लेट पॉइंट ऑन द लाइन x plus y equal to 4 is x1 y1. So therefore x1 plus y1 equal to 4. तो y1 की वैल्यू आ गई बेटा 4 माइनस x1, y1 की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस x1। नाउ गिवन 1 इक्वल टू डिस्टेंस इस पॉइंट से मॉडुलस 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10 पढ़ रहे हो आपने, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 मतलब 5, 4x1 y की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 माइनस 10। अब इसको मैं सोल्व कर लिया तो क्या आएगा, 5 इक्वल टू मॉडुलस 4x1 प्लस 12 माइनस 3x1 माइनस 10। तो 5 इक्वल टू x1 प्लस 2, x1 प्लस 2 इक्वल टू, जैसे मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस, तो x1 इक्वल टू यदि प्लस 5 लूंगा तो 3 आएगा और माइनस 5 लूंगा तो माइनस 7 आएगा। ये x1 का पॉइंट आ गया। अब यदि x1 3 है तो बेटा y1 कितना आएगा 1, और x1 यदि माइनस 7 है तो y1 कितना आएगा 11। तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द लाइन आर 3, 1 एंड माइनस 7, 11। ये दो पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन पे लाई करते हैं।